दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत के मंच से मैं स्वाति कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, बिल्कुल है, और इसके साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि आप चाहे स्कूली बच्चे हो, स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इस टॉपिक से रूबरू होना ही होगा, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड 1-2 नंबर के प्रश्न ना हो। आपको प्रश्न मिलेंगे ही, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो रिटन एग्जाम में बहुत सारे नंबर के प्रश्न इसमें रहते हैं, और यदि आप मौखिक एग्जाम दे या इंटरव्यू दे तो उसमें तो आपको इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पिछले साल के केबीएस एग्जाम में अव्यय से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए। तो कौन सा टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे ये आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग देख भी पा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अव्यय। अव्यय जिसका एक नाम अविकारी है। तो ये है क्या? अव्यय या अविकारी आखिर है क्या? तो अव्यय या अविकारी एक शब्द है। शब्द पर हमारा बनाया हुआ वीडियो है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिए। शब्द में मैंने बताया है कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द जो बनते हैं वो शब्द के कई तरह के बनते हैं। उनमें बहुत तरह के हम लोगों ने पढ़ा है शब्द। उन्हीं में से आज एक और शब्द हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है अव्यय या अविकारी शब्द। अब अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन से शब्द अव्यय है अविकारी है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये नया टॉपिक लगता है क्योंकि उन्होंने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं, और जिन्होंने सुना है उन्हें बहुत कठिन भी लगता है। लेकिन आज इस वीडियो को लास्ट तक देख लेने के बाद आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सामने कोई भी प्रश्न हो, आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अव्यय या अविकारी शब्द हम लोग पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अव्यय शब्द आखिर है क्या। तो अव्यय का एक अवलोकन हम लोग करेंगे एक वाक्य के द्वारा। अवलोकन का मतलब होता है कि हम लोग ये जानेंगे कि अव्यय शब्द आखिर है क्या, और कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इस शब्दों की भीड़ में आखिर कौन से शब्द अव्यय हैं। तो एक मूल वाक्य है, मतलब एक मूल सेंटेंस हमने लिया है। यहाँ पर क्या लिखा है पढ़िए। लिखा है मैं यहाँ पढ़ता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पढ़ता हूँ इस वाक्य को हम लोग काल, वचन और लिंग के आधार पर बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे। काल के आधार पर भी इसका बदलाव होगा, वचन के आधार पर भी बदले जाएंगे और लिंग के आधार पर भी बदले जाएंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि काल कितने तरह के होते हैं तो आपका जवाब होगा 3 तरह के। कौन कौन? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब मैं आपसे यह पूछूं कि ये जो वाक्य है वो कौन से काल में लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे यह वर्तमान काल में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पढ़ता हूँ वर्तमान काल का वाक्य है। अब इस वाक्य को आप भूतकाल में बदलिए। भूतकाल में बदलने पर क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पढ़ता था। मैं यहाँ पढ़ता था इस वाक्य को अब हम इसमें देखेंगे कौन से शब्द, जो कि यह वर्तमान काल का वाक्य जब भूतकाल में बदला तो कौन से शब्द में परिवर्तन आ गया। मैं ही रह गया, यहाँ ही रह गया, पढ़ता ही रह गया, लेकिन हूँ था में बदल गया। मतलब इस शब्द में इसमें परिवर्तन आ गया। ठीक है, अब हम इस वाक्य को भविष्य काल में बदलेंगे तो हो जाएगा मैं यहाँ पढ़ूंगा। अब हम फिर से वही देखेंगे कि कौन से शब्द में परिवर्तन आया। तो मैं वही रह गया, मैं ही रह गया, यहाँ ही रह गया, लेकिन पढ़ूंगा में बदल गया, और हूँ ये पूरी तरह से गायब ही हो गया। तो मतलब ये 2 शब्द है जिसमें परिवर्तन आए। ठीक है, अब वचन के आधार पर बदला। तो वचन, यदि हम आपसे पूछें कि हिंदी भाषा में कितने तरह के वचन होते हैं, तो कितने तरह के वचन होते हैं? 2 तरह के, एक वचन और बहुवचन। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि यह कौन से वचन में है यह वाक्य, तो आप कहेंगे यह एक वचन में है। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, यह एक वचन का वाक्य है। एक वचन में तो ये ऑलरेडी है। अब हम इसे बहुवचन में बदलेंगे
तो बहुवचन में बदलने की बात क्या होगा, हम सब यहाँ पढ़ते हैं। तो हम सब यहाँ पढ़ते हैं। अब इस वाक्य को हम फिर से जानेंगे कि इसमें कौन कौन से शब्द में परिवर्तन आ गया, और जो परिवर्तन आया जिसमें भी हम उसके नीचे अंडरलाइन खींचेंगे। तो मैं बदल गया हम में, मतलब मैं में परिवर्तन आ गया। यहाँ यही है, यहाँ ही है। पढ़ता पढ़ते में बदल गया, मतलब इसमें फिर से परिवर्तन आया। और हूँ है में बदल गया, मतलब फिर से इसमें परिवर्तन आ गया। अब हम लोग इस वाक्य को लिंग के आधार पर बदलेंगे। तो लिंग कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि यह कौन से वाक्य में है, तो आप कहेंगे ये स्त्रीलिंग वाक्य में है। मैं यहाँ सॉरी, अगर मैं आपसे पूछूं कि यह कौन से वाक्य में है, तो आप कहेंगे मैम ये पुल्लिंग में है। तो यहाँ मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मतलब ये पुल्लिंग वाक्य है। अब इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पुल्लिंग में है। अब हम इसे स्त्रीलिंग में बदलेंगे, तो हो जाएगा मैं यहाँ पढ़ती हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखेंगे फिर से इसमें कि कौन कौन से शब्द में परिवर्तन आया। मैं ही रह गया, यहाँ ही रह गया। पढ़ता पढ़ती में बदल गया, मतलब इस शब्द में बदलाव आए। और हूँ ही रह गया, इसमें यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आया। दोस्तों, हमने एक वाक्य लिखा था, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, और इस वाक्य को हमने काल, वचन और लिंग के आधार पर बदलाव करके देखा। तो हम देखते हैं कि सारे ही शब्दों में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया, लेकिन एक शब्द है वो बिल्कुल नहीं बदला। वो कौन है, आप बोल सकते हैं कौन है? इन सब में कौन से शब्द हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया? तो वो शब्द है यहाँ। कौन से शब्द है? यहाँ। आप देख रहे हैं यहाँ सभी जगह एक समान ही है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। दोस्तों, ये जो यहाँ है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इसे ही कहते हैं अव्यय। अव्यय। अब इस बात को सुनिए, इस वाक्य में यहाँ को छोड़कर सभी में परिवर्तन आया, यहाँ में परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि यह अव्यय है। ये अव्यय क्यों है? क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसके आधार पर ही आप इस बात को समझ लीजिए कि जितने भी शब्द हैं दुनिया में, वो या तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि काल के आधार पर बदल जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वचन के आधार पर बदल जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग के आधार पर बदल जाते हैं, पर कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो ना काल के आधार पर बदलते हैं, ना वचन के आधार पर बदलते हैं, और ना ही लिंग के आधार पर बदलते हैं। और जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसे ही शब्द को अव्यय कहते हैं। और अव्यय आप लोग समझ गए, अव्यय कैसे शब्दों को कहते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अव्यय का ही दूसरा नाम अविकारी है। अ मतलब होता है नहीं, विकारी का अर्थ होता है परिवर्तित होना, मतलब वे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी कहते हैं, उसे ही अव्यय शब्द कहते हैं। अब दोस्तों, हम लोग बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से भी इसे समझेंगे। जैसे पहले यहाँ समझिए, शब्द परिवर्तन की इकाई, मतलब दुनिया में जितने भी शब्द हैं वो परिवर्तन किए जा सकते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो कुछ शब्द होते हैं जो कि लिंग के आधार पर बदलते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो वचन के आधार पर बदलते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो काल के आधार पर बदलते हैं, और कुछ शब्द होते हैं जो कारक के आधार पर बदलते हैं। लिंग, वचन, काल और कारक ये शब्द परिवर्तन की 4 इकाई है। दुनिया में जितने भी शब्द परिवर्तित होते हैं वह इन्हीं 4 में से किसी न किसी के कारण बदलते हैं, और जो इन 4 में से किसी के भी आधार पर ना बदले, ना परिवर्तित हो, वैसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषाओं को समझने से पहले थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। अव्यय तो हम लोग समझ लिए। अब अविकारी, तो विकार पहले, अविकारी से पहले विकार का मतलब, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो विकार और परिवर्तन के आधार पर जो शब्द के प्रकार है वो 2 है। शब्द के 2 प्रकार है, कौन कौन? विकारी और अविकारी। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों पर वीडियो बनाकर दिया है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों होते हैं, ये जो 4 तरह के शब्द होते हैं वो विकारी होते हैं, और अव्यय अविकारी होते हैं।
तो हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज अव्यय पढ़ेंगे, जो कि अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। अ का अर्थ होता है नहीं, विकारी का अर्थ होता है परिवर्तित होना, मतलब जो परिवर्तित ना हो उसे ही अव्यय कहते हैं। अब इसकी परिभाषा समझेंगे हम लोग। उससे पहले यहाँ देखिए, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव, अविकारी का अर्थ होता है जिसका बदलाव ना हो। अब अविकारी का समझ में आ गया। अब अव्यय का अर्थ समझिए। अव्यय में है व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च, मतलब मान लेते हैं आपके पास पैसे हैं 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपया, और आपका मन किया आप टॉफी खा ले, आइसक्रीम खा ले, तो आप क्या करते हो, पैसे को खर्च कर देते हो। वो खर्च हो जाते हैं, तो या तो वो खत्म हो जाते हैं या वो कम हो जाते हैं ना। तो व्यय का अर्थ होता है खर्च, और अव्यय का अर्थ होता है जो खर्च ना हो। जैसे आपने कुछ पैसे आपको मिले और आपने उसे गुल्लक में जमा कर दिया, तो क्या हो गए, वो खर्च नहीं हुए। तो आप व्यय का अर्थ हुआ खर्च, और अव्यय का अर्थ होता है जो खर्च ना हो, जो बिल्कुल भी खर्च नहीं होंगे वो हो जाएंगे अव्यय। अब इसकी परिभाषा समझिए, जो कि मैंने आपको यहाँ तक समझा ही दिया है। परिभाषा में क्या है, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक, यहाँ पर कारक भी होगा क्योंकि शब्द परिवर्तन की वो भी एक इकाई है। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से नहीं बदलते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जो किसी भी हाल में नहीं बदलेंगे। लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर किसी भी हाल में वो बदलते नहीं है, परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसे शब्द को अव्यय या अविकारी कहते हैं। जैसे जब, तब, कब, यहाँ, कहाँ, क्यों, क्योंकि, यहाँ पर आप लिख देंगे क्योंकि, क्यों 2 बार नहीं है, क्योंकि है। कैसे, किसने, उधर, इधर आदि। दोस्तों इन शब्दों को आप जरूर प्रैक्टिकली इन चारों के आधार पर बदल कर देखिए। आप देखेंगे कितनी भी कोशिश आप कर लीजिए, इन चारों में कोई परिवर्तित नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं अव्यय। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। दोस्तों जैसे हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा तो संज्ञा के भेद होते हैं, सर्वनाम पढ़ा सर्वनाम के भेद होते हैं, विशेषण पढ़ा विशेषण के भेद होते हैं, क्रिया पढ़ा क्रिया के भी भेद होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अव्यय या अविकारी शब्द के भी भेद होते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द के भेद, अव्यय या अविकारी शब्द के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कुल 5 भेद होते हैं। तो अव्यय के भेद आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय, और 5वां है निपात अव्यय। अब हम लोग एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे और डिटेल से इसे समझेंगे। सबसे पहला नंबर है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय परिभाषा क्या है इसकी, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दोस्तों क्रिया के साथ विशेषण लगा हुआ है, मतलब वैसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता है, और अव्यय शब्द वैसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता है, या जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब उदाहरण के लिए इसको समझे कि कैसे कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा। उदाहरण के लिए इसकी क्या होगी, जैसे हम एक वाक्य, यहाँ पर 3 वाक्य लिखा हुआ है, आप बहुत अच्छी तरीके से इन उदाहरणों के माध्यम से समझ जाएंगे कि कैसे कोई क्रिया के साथ लगकर उसकी विशेषता को बताने लग जाता है। जैसे एक वाक्य है वह चलता है, तो वह चलता है एक सामान्य सी बात है, वो चलता है, उसके क्रिया चलता है क्रिया है, और उसकी कोई विशेषता यहाँ पर नहीं बताई गई, तो यह हो गया एक सामान्य कार्य। लेकिन वह धीरे धीरे चलता है, वह ये बुजुर्ग है छड़ी पकड़ के चल रहे हैं, तो वह धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर चलता है तो क्रिया है, लेकिन कैसे चलता है उसके ढंग को ये बता रहा है। कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे क्रिया की विशेषता को बताता है। वह तेज चलता है क्रिया है, और कैसे चलता है, तो तेज चलता है। तो चलता है तो ये तो क्रिया,
और कैसे चलता है, तो वह तेज चलता है। तो तेज चलना ये उसके विशेषता को बता रहा है कि उसके चलने का जो ढंग है वो बहुत तेज है, इसके चलने का जो ढंग है बहुत धीरे है। तो इस प्रकार क्रिया से पहले एक विशेषण शब्द आ जाएगा, वो क्रिया की विशेषता बताएगा और वो अव्यय शब्द होंगे। तो ऐसे विशेषण शब्द जो क्रिया के पहले आता है और उससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है, वैसे क्रिया विशेषण, वैसे शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब व्याख्या क्या है इसकी, तो इसी का व्याख्या है जो मैंने आपको अभी बताया, वही यहाँ लिखा हुआ है। पहले वाक्य में चलता है क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता है, इसके बारे में बता रहा है। और दूसरे वाक्य में चलता है क्रिया है और तेज उसकी विशेषता है, वो तेजी से चल रहा है, उसके ढंग को बता रहा है। अब जैसे हम लोगों ने अव्यय के भेद को पढ़ा दोस्तों, क्रिया विशेषण अव्यय के भी भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय के भी प्रकार हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब एक एक करके हम लोग सभी को समझेंगे। सबसे पहले नंबर पर है कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो किसका है, बता सकते हैं? किस चीज की पिक्चर है ये? घड़ी की। और घड़ी हमें क्या बताता है? टाइम, समय, हमें समय बताता है। तो दोस्तों काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय, टाइम। तो क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण अव्यय शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है राम आज जाएगा, तो जाएगा यह तो हो गया क्रिया, और कब जाएगा उसके टाइम बता रहा है, आज जाएगा। ये क्रिया को करने का समय है, वो इस क्रिया को कब करेगा, आज करेगा। इसकी जगह पर और भी बहुत तरह के शब्द आ सकते हैं। तो इसके अंदर अंतर्गत आने वाले जो शब्द होंगे वह है आज, कल, वार, सप्ताह, पक्ष, वर्ष, ऋतु, बजे का समय, अवधि। बजे का समय मतलब 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मतलब टाइम। अवधि मतलब कितना समय उसको उस काम को करने में लगेगा, उसकी बात हो रही है। बाकी सारे शब्दों को तो आप जानते हैं। हाँ, बीच में आ गया पक्ष। पक्ष क्या होता है? तो 15 दिन का एक पक्ष होता है। और फिर आगे 15, अगर आपको कहा जाए कि एक पक्ष के बाद वो आएगा, मतलब वो 15 दिन के बाद आएगा। तो इस तरह के जो वाक्य बनेंगे, इसमें सब में आपको समय से संबंधित रहेगा कि कितने समय बाद वो करेगा। और इसकी जो विशेषता होती है कि कैसे आप पहचानेंगे कि यह कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो यह कब का उत्तर देता है। यह कब मतलब इसमें जो क्रिया है उसके साथ आप कब लगाकर प्रश्न कीजिए। यदि उत्तर मिल गया मतलब वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे है राम आज जाएगा, यहाँ पर यदि प्रश्न किया जाए कब जाएगा, तो क्या हमें उत्तर मिल रहा है? यस, मुझे उत्तर मिल रहा है, आज जाएगा। ये इस तरह के जो वाक्य होंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण के जितने भी वाक्य होंगे, उन सब में यदि आप कब लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा, और उत्तर मिल जाने से आप उसे कालवाचक क्रिया विशेषण मान सकते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरे नंबर पर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये किसका है? ये किस चीज का पिक्चर है? ये घर का पिक्चर है। और घर क्या है? एक स्थान जहां पर उस घर के लोग रहते हैं। तो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब क्रिया के होने के स्थान, वो क्रिया कहाँ पर हो रही है, इसका बोध कराने वाले जो क्रिया विशेषण है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम छत पर बैठा है, तो बैठा है यह तो क्रिया है, और कहाँ बैठा है? तो छत पर बैठा है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं यह तो क्रिया है, और कहाँ उड़ते हैं? तो आकाश में उड़ते हैं, ये उसके क्रिया के करने का स्थान है। मछली पानी में तैरती है यह तो क्रिया है,
और वो कहाँ तैरती है, वो पानी में तैरती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में ये क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं और क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाले स्थानवाचक क्रिया विशेषण को स्थान का बोध कराने वाले जितने भी क्रिया विशेषण शब्द हैं वो सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसे कैसे पहचानेंगे कि यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसे पहचानने के लिए जैसे आप लोगों ने कालवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के ठीक पहले कब लगाकर प्रश्न किया, इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए आप क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न कीजिए। छत पर बैठा है तो क्रिया के साथ हम कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे, कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, छत पर बैठा है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, तो जवाब आएगा आकाश में उड़ते हैं। मछली पानी में तैरती है, कहाँ तैरती है, तो पानी में तैरती है। तो हम यदि कहाँ लगाकर प्रश्न करें और हमें जवाब मिल जाए तो इसे कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसके आगे देखें, तीसरे नंबर पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों आप बता सकते हैं ये जो पिक्चर है वो किस चीज का है, परिमाण किस चीज का है ये? यस, तराजू, जिसमें नाप तौल की जाती है, सामान की मात्रा को मापा जाता है। तो जब आप ये देख रहे हैं इसी के आधार पर आप समझ लीजिए यहाँ पर है परिमाण। आप परिणाम मत बोलिएगा, परिणाम अलग चीज है और परिमाण वो अलग चीज है। और परिमाण का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी। तो क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जब क्रिया की जो मात्रा है उसे तराजू में तौला जा सकता है कि वो कितना है, नहीं तौला जा सकता है। इसे दूसरे तरीके से मापा जाएगा कि क्रिया के होने की मात्रा क्या है। कैसे मापा जाएगा? तो राम बहुत सोता है, यहाँ पर सोता है क्रिया है और कितना सोता है, तो बहुत सोता है। अब बहुत सोने वाला बच्चा है या बहुत सोने वाला लड़का है, मतलब यह क्या हो जाएगा, क्रिया की मात्रा को बताएगा। जैसे एक वाक्य कहा जाएगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जितना गुड़ उतना ही मीठा, मतलब मीठा होगा, यह तो क्रिया है। और जितना गुड़ डालोगे इसके जो मात्रा है नहीं डालोगे, यह तो क्रिया है। और उसमें गुड़ है, जितना डालोगे मतलब उसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही मीठा होगा। होगा तो क्रिया, और मीठा होगा मतलब उसकी जो विशेषता है उसे बता रहा है कि जितना ज्यादा तुम उसमें गुड़ डालोगे उतना ही ज्यादा वो मीठा होगा। अब इसके अंतर्गत आने वाले जो शब्द होंगे, इसके अंतर्गत आने वाले शब्द ज्यादा, थोड़ा, जरा सा आदि, ये इस तरह के शब्द आपको यदि वाक्य में मिल जाए तो आप समझ लीजिए वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और इस तरह के शब्दों को आप याद कर लेते हैं अगर, तो आप परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को आसानी से बता सकते हैं, आसानी से उसे आप क्लियरिफाई कर सकते हैं। अब चौथे नंबर पर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो रीति का अर्थ होता है तरीका या ढंग। रीति मतलब पद्धति, किसी काम को करने का जो तरीका है, जो ढंग है, उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों रीति का अर्थ तो हम लोगों ने समझ लिया कि रीति का अर्थ है तरीका या ढंग, पर किसका तरीका, किसका ढंग? तो हम लोग बात कर रहे क्रिया विशेषण अव्यय की, तो ये क्रिया के ही ढंग को बताएगा। तो क्रिया के होने के ढंग को बताने वाले विशेषण शब्द को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें स्वीकृति, निषेधता, निश्चित, अनिश्चित का बोध कराने वाले शब्द शामिल होते हैं। जैसे पहले इसकी अर्थ समझ लीजिए। स्वीकृति मतलब हामी भर देना, यहाँ ठीक है। निषेधता मतलब किसी चीज के लिए रोक लगा देना। निश्चित मतलब कंफर्म है वो होगा, और अनिश्चित मतलब कंफर्म नहीं है कि ये चीज होगा ही। तो इसमें क्या होगा, इसी तरह के चीजों का बोध कराने वाले शब्द होंगे। जैसे उदाहरण है, बस फटाफट भर गई। तो भर गई या तो क्या है, क्रिया है, और क्रिया के होने के ढंग को बता रहा है कि कैसे भरी।
तो ये फटाफट भर गई, मतलब ये नहीं कि एक बैठ रहा है तो उसके बाद 10 वेट करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि बस देखते देखते फटाफट भरती चली गई। दूसरा है मोहन सरपट दौड़ता है। दौड़ता है यह तो क्रिया है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तो सरपट दौड़ता है, तो बेधड़क दौड़ जाता है। गोलियां धड़ाधड़ चली। चली यह क्रिया है, और कैसे चली? धड़ाधड़ चली, मतलब वो बिल्कुल भी रुकी नहीं, चलाते चला गया, चलाते चला गया, सामने वाले छलनी हो गए, इस तरीके से वो गोली चलाया। तो आप देख रहे हैं ये 3 वाक्य बस फटाफट भर गई। भरने की क्रिया को दिखाया कि किस ढंग से वो भरी। मोहन सर पर दौड़ता है क्रिया है, और उसके दौड़ने के तरीका को बताया, उसके ढंग को बताया, कैसे दौड़ी, कैसे दौड़ा ये? तो सर पर दौड़ा। गोलियां धड़ाधड़ चली। चली तो ये तो क्रिया है, लेकिन कैसे चली? धड़ाधड़ चली, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लिया। अब यहां तक समझ में आ गई रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय हमारा समाप्त हो चुका। हम लोगों ने क्रिया विशेषण बहुत अच्छे से समझ लिया। दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय, इसको हम लोग पढ़ने से पहले, इसकी परिभाषा को जानने से पहले संबंध शब्द को समझ लेते हैं, मतलब रिलेशन। ये किसी शब्द को या वाक्य को एक दूसरे से जोड़ेगा, उसके संबंध को बताएगा। कैसे बताएगा? तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, ये संबंध को बताएगा। एक तरफ इधर ये संज्ञा या सर्वनाम है, और उसी वाक्य में दूसरी जगह संज्ञा और सर्वनाम है, इसका उसके साथ क्या संबंध है, इसका बोध वो कराते हैं। ऐसे संबंध बोध, ऐसे बोध कराने वाले शब्द को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। विशेष पहचान के रूप में क्या है? यह संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं, और इनके साथ किसी न किसी प्रत्यय जैसे के, से, की का प्रयोग होता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं पहले हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है जैसे विद्यालय के सामने बगीचा है। अब विद्यालय यह तो है संज्ञा, बगीचा यह भी है संज्ञा, और के सामने, वो इस दोनों के बीच के संबंध को स्पष्ट कर रहा है। कौन? ये के सामने, कि विद्यालय के ठीक सामने एक बगीचा है। तो जहां पर विद्यालय का बगीचा के साथ संबंध स्पष्ट कर रहा है, कौन? के सामने। तो यह हो गया संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पूरब की ओर तालाब है। यहाँ पर पूरब और तालाब दोनों ही संज्ञा है, और इन दोनों के बीच के संबंध को स्पष्ट कर रहा है की ओर। तो यहाँ पर की ओर लग जाने से इन दोनों के बीच के संबंध को स्पष्ट किया जा रहा है कि पूरब दिशा की ओर एक तालाब है। मैं कार्यालय से दूर पहुंच चुका था। तो कार्यालय से दूर, तो यहाँ पर कार्यालय एक संज्ञा है, और पहुंच चुका था ये एक क्रिया भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन लोगों का आपस में संबंध स्पष्ट कर रहा है। कौन? से दूर। जैसे राधा के बिना श्याम परेशान है। यहाँ पर राधा और श्याम दोनों ही संज्ञा है, और ये के बिना श्याम परेशान है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच के संबंध को कौन स्पष्ट कर रहा है? के बिना। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कि कैसे एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ वाक्य में संबंध स्पष्ट करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो कि बीच में मौजूद है, और जो इन दोनों के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं, एक दूसरे के संबंध के साथ उसे जोड़ते हैं, तो वैसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख शब्द है उसे देखो। तो प्रमुख शब्द के पास, के दूर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के पीछे, के साथ, के सामने आदि। इस तरह के शब्द आपको यदि वाक्य में देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि वो जो है संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरे नंबर पर है समुच्चय बोधक अव्यय। अभी तक अव्यय के भेद में हम लोगों ने पढ़ा क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में इसकी परिभाषा है समूह का बोध कराने वाले
या वाक्यों शब्दों को, ये जो बीच में स्लैश लगा है ये विकल्प चिन्ह से कहते हैं, या वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय पद को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो समूह का बोध कराने वाले या वाक्य या शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय पद को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय में जो आने वाले शब्द होंगे वो हो जाएंगे लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथा, एवं, वर्ण, बल्कि, इसलिए, जो, जिसे, जिन्हें, जैसे आदि। तो ये सारे शब्द में से कोई ना कोई आपको वाक्य में देखने को मिलेंगे और ये सारे शब्द वाक्य में आकर क्या करते हैं? ये समूह का बोध कराते हैं और वाक्य में, और वो वाक्य में वाक्य और शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे पदों को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अब इसे हम लोग उदाहरण के तौर पर समझेंगे तो और भी बेहतर तरीके से हम लोग को समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पर है, राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है तथा राधा खेलती है। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा का पूरा वाक्य है, लेकिन इसके अंतर्गत आने वाले कुछ छोटे छोटे वाक्य भी हैं। जैसे राम पढ़ता है एक वाक्य, श्याम सोता है एक वाक्य, राधा खेलती है एक वाक्य, और इन तीनों को आपस में जोड़ा किसने? लेकिन और तथा ने, इन दोनों ने मिलकर इन तीनों को आपस में जोड़ दिया। तो यदि कोई शब्द ऐसा है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो या दो से अधिक वाक्यों को, या दो शब्दों को भी जोड़ रहा है, तो वैसे अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, आज बारिश हुई और मौसम ठंडा हो गया। आज बारिश हुई और मौसम ठंडा हो गया, यहां तक तो ये एक वाक्य है, लेकिन इसके अंतर्गत आज बारिश हुई एक वाक्य है, मौसम ठंडा हो गया एक वाक्य है, और इन दोनों को आपस में जोड़ा किसने? और ने। तो यह हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य में छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, साथ ही साथ ये शब्दों को भी आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, चौथे नंबर पर है विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों, समुच्चय बोधक अव्यय जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तो आप लोगों को याद आया होगा कि इस तरह के जो शब्द हमें मिलते हैं वो और भी एक जगह हम लोग पढ़े थे, तब भी मिले थे। कहां पर? कौन सा टॉपिक? वाक्य। आप लोगों ने वाक्य के ऊपर वीडियो देखा है कि नहीं? यदि आप लोगों ने वाक्य के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। आप लोगों का समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय बहुत बेहतर तरीके से वहां क्लियर होगा, क्योंकि बस एक ही चीज है जो दोनों में पढ़ना है और एक ही चीज है और उनका काम भी एक ही है। तो यदि वाक्य को आप लोग सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपका ये समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय परेशान करने वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। तो वो वीडियो भी देख लीजिए और ये वीडियो देखते हुए आपको समझना ही है। साथ ही साथ आगे अब हम लोग बढ़े है हमारा चौथे नंबर पर विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या लिखा हुआ है? विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, अचरज, इस तरह की बात। तो परिभाषा इसकी क्या बनेगी? तो परिभाषा बनेगी आश्चर्य, अचरज, हर्ष, शोक आदि भावों का बोध कराने वाले अव्यय शब्द को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय जो होते हैं वो किन किन का बोध कराते हैं? तो आश्चर्य का, हर्ष, अचरज का, हर्ष का, शोक का आदि भावों का वो बोध कराते हैं। भाव का क्या अर्थ होता है? इमोशंस, जो फीलिंग्स, जो कि हमारे अंदर से जन्म लेता है। तो ऐसे अव्यय शब्द को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से होंगे? अरे, अरे जी, यहाँ पे अरे जी हो जाएगा। अहो, उफ, शाबाश, अरे वाह, अजी सुनते हो, धन्यवाद। अब इसकी उदाहरण हम लोग कुछ कुछ देखेंगे। जैसे है उदाहरण, वाह कैसा सुंदर दृश्य है, मतलब एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर मन खुश हो गया। तो तारीफ में कही गई वाह कैसा सुंदर दृश्य है। यहाँ पर वाह कहाँ है? यहाँ है। तो ये एक शब्द जो कि चले आया, क्या भाव को प्रकट कर रहा है?
वो सुंदर सा दृश्य देखकर उसका मन खुश हो गया। दूसरा है छी, कितनी गंदगी है। यहाँ पर जो कहा गया छी कितनी गंदगी है, यहाँ पर ये शब्द क्या स्पष्ट कर रहा है? यह स्पष्ट कर रहा है दोस्तों, ये जो है ये यहाँ से काटकर यहाँ होगा। यहाँ पर ये जो चिन्ह आ गया वो है विस्मयादि बोधक का चिन्ह। और छी कितनी गंदगी है, यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है कि ये जो शब्द है जो विस्मयादि बोधक के रूप में है, वो मन की घृणा को प्रकट कर रहा है कि ये दृश्य देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तीसरा है अरे तो कहाँ चले गए थे। तो यहाँ पर अरे का अर्थ होता है वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित है कि कोई चला गया है कहीं पर, तो कहाँ चला गया। तो कह रहा है अरे तुम कहाँ चले गए थे। मतलब यहाँ पर जो अरे शब्द आया वो मन के भाव को प्रकट कर रहा है कि आ, तुम तो यही थे, मुझे पता नहीं था, आखिर तुम अब चले कहाँ गए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों कैसे हम लोग विस्मयादि बोधक की पहचान करेंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय होता क्या है? तो विस्मय का अर्थ होता है अचरज या आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि जो भाव होते हैं हमारे मन में, उन सब का बोध कराने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं उनको विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले जो शब्द रहते हैं उसे कहेंगे, उसके अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन होंगे? तो अरे, अरे जी, अहो, उह, शाबाश, अरे वाह, अजी, अजी सुनते हो, धन्यवाद। तो ये सारे जो शब्द रहेंगे वो वाक्य में पहले आएंगे और उसके साथ इस तरह का चिन्ह लगा रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब इसके नेक्स्ट हम लोग देखें, 5वें नंबर पर है निपात अव्यय। निपात अव्यय, निपात अव्यय में आप ये समझ लीजिए निपात मतलब किसी के ऊपर विशेष रूप से बल पड़ेगा। किसके ऊपर बल पड़ेगा? तो निपात अव्यय उन सहायक शब्दों को कहते हैं जिसके प्रयोग वाक्य में किसी बात, शब्द या भाव पर अतिरिक्त बल देने के लिए किया जाता है। मतलब वाक्य में जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी बात कही जाएगी, उनमें से किसी बात, किसी शब्द, सारे नहीं, किसी या किसी भाव पर अतिरिक्त बल देने के लिए निपात अव्यय में आने वाले जितने भी शब्द है उनमें उनका प्रयोग किया जाता है। यह हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। निपात अव्यय के जो मुख्य लक्षण है यह हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इसके उदाहरण पहले समझेंगे। तो यह महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि यह अविकारी शब्द होते हैं, यानी लिंग, वचन, काल या कारक क्या इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इनके कारण लिंग, वचन, काल और कारक के कारण कभी भी इनके रूप नहीं बदलते हैं। तो आप तो ये जान ही चुके हैं कि जब ये अव्यय है तो जाहिर सी बात है कि इसके रूप नहीं बदलेंगे। तो अब ये बल कैसे अतिरिक्त देते हैं, पहले हम लोग इस बात को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद निपात अव्यय के मुख्य लक्षण को जानेंगे। तो पहले हम लोग उदाहरण देखें। तो निपात अव्यय के प्रमुख शब्द और उनके प्रमुख उदाहरण। तो हिंदी में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले जो निपात शब्द हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हिंदी भाषा में जो सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले निपात शब्द हैं उनमें कौन कौन आता है? तो ही, भी, तो, तक, केवल, मात्र, क्या, मत, हाँ, जी। तो ये सारे जो शब्द हैं ये आपको निपात अव्यय के रूप में हिंदी भाषा में सबसे अधिक प्रयुक्त होते हैं। अब उदाहरण के लिए हम समझेंगे, मुझे आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ही आया, क्या वाक्य बोलते समय इसके ऊपर विशेष बल नहीं हुआ? तो ये जो ही आया ये किसके लिए है? रुकने के लिए है। ये रुकना ही पड़ेगा मतलब इसके ऊपर ये विशेष बल दे दिया। बल देकर हमने ही को बोला है, लेकिन वो बल आया किसके लिए? तो रुकना के लिए कि आज हमें रुकना ही पड़ेगा, हम किसी भी हाल में नहीं जा सकते हैं। दूसरा देखिए, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो यहाँ पर मैं भी मतलब वो अपने बारे में कह रहा है कि आप आज रुक जाइए, मैं कल आपके साथ जरूर चलूंगा। तुमने तो हद कर दी। तो यहाँ पर तो के ऊपर विशेष बल है और ये बल किसके लिए है? तो तुमने के लिए। तुमने ना विशेष करके रख दिया है। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। बहुत बार हम लोग इस तरह की बात बोलते हैं कि ये फला आदमी है, बहुत प्रसिद्ध है, अरे इसे तो बच्चे तक जानते हैं। वहां पर जो तक है
तक पर विशेष बल देकर हमने कहा है, और वो विशेष बल किसके लिए आया? बच्चे के लिए। पूरे वाक्य में सबके लिए नहीं, सिर्फ बच्चे के लिए। तो वाक्य में किसी एक बात पर, किसी एक शब्द पर या किसी एक भाव पर विशेष बल दिया जाएगा, वो विशेष बल देने वाले जो निपात अव्यय शब्द होंगे, वैसे अव्यय शब्द को निपात अव्यय कहेंगे। अब एक और उदाहरण देखें। धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं होता। तो मात्र से मतलब क्या होता है? तो कमा लेने, कमाने का जो बात हो रही है कि कमाने, अगर हम धन मात्र कमा लें तो क्या उससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा? नहीं, हमारा जीवन सफल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मात्र शब्द आया, यह मात्र केवल अपने लिए नहीं बल्कि ये विशेष बल के रूप में कमाने पर आया है कि यदि हम धन को अधिक कमा भी लें तो भी उससे हमारा जीवन सफल नहीं होगा। अब दोस्तों हम लोग निपात अव्यय से संबंधित जो विशेष बातें हैं उसे हम लोग जानेंगे। निपात अव्यय से संबंधित मुख्य लक्षण क्या है निपात अव्यय के, कैसे हम पहचानेंगे कि निपात अव्यय है, इसके क्या मुख्य लक्षण होते हैं? इसके लक्षण है, सबसे पहले स्वतंत्र अर्थ ना होना। मतलब यदि इन सबको अलग से लिख दिया जाए तो क्या इसके कोई अर्थ होंगे? ही को अलग से लिख देंगे हम ऐसे ही, बताओ इसके क्या अर्थ है, तो क्या इसके कोई अर्थ होंगे? नहीं। तो निपात अव्यय में प्रयुक्त होने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनका अपने में, स्वतंत्र में कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरा है अतिरिक्त बल देना। तो जिस शब्द के साथ जोड़ते हैं उस पर खास जोर डालते हैं। वह तो हम लोग उदाहरण के माध्यम से देख ही लिए, ये जिस शब्द के बाद आ रहे हैं वो अपने पहले वाले शब्द पर विशेष जोर डाल देते हैं, विशेष बल दे देते हैं। और यदि निपात अव्यय को वाक्य से हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो वाक्य से हटाने पर, यदि निपात अव्यय को वाक्य से हटा दिया जाए तो वाक्य के मूल अर्थ तो नहीं बदलते हैं, बस उस पर पड़ने वाला जो विशेष बल है वो समाप्त हो जाता है। मतलब मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मूल अर्थ वही रह जाएगा, लेकिन जो एक विशेष बल देने के कारण वाक्य सुंदर लग रहा था वो नहीं होगा, वो समाप्त हो जाएगा। विशेष बल जो पड़ रहा था वो बल समाप्त हो जाएगा। जैसे हम कहें मुझे आज रात रुकना पड़ेगा, तो वाक्य का अर्थ तो वही हुआ, लेकिन मुझे आज रात रुकना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर एक विशेष बल जो था वो समाप्त हो गया। तुमने हद कर दी, मतलब तुमने हद कर दी मतलब इतना नहीं करना चाहिए था, ये अर्थ हुआ। लेकिन तुमने तो हद कर दी, तो यहाँ पर क्या हुआ? वो विशेष बल भर रहा है। अगर निपात अव्यय वाले जो शब्द है उनको हम वाक्य से निकाल दें तो मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन वो उसके रहने पर जो एक विशेष बल दिया जा रहा है वो बल समाप्त हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हुआ। अब इसके आगे देखें, विशेष बातों के रूप में आपको जानना है, इन अव्यय से संबंधित जो विशेष बात है वो देखिए। तो वाक्य में अव्यय शब्दों की पहचान और उनके स्थान के लिए महत्वपूर्ण सूत्र कैसे आप पहचानेंगे कि अगर आपको एक छटके से पहचानना हो, क्रिया विशेषण अव्यय कौन है, स्थानवाचक अव्यय कौन है, संबंध बोधक अव्यय कौन है, समुच्चय बोधक अव्यय कैसे पहचानेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय कैसे पहचानेंगे, ये यदि आपको फटाक से पहचानना हो, एक छटके में पहचानना हो, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक ट्रिक बना रखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के रूप में आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले है संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय में ये कैसे पहचानना है? तो एक ही वाक्य में दो पदों के मध्य आते हैं, मतलब एक ही वाक्य होगा और ये दो पदों के मध्य आएंगे, ठीक है। और उन ये जो संबंध बोधक अव्यय रहेगा, इसके बिना वाक्य नहीं बनेगा, वाक्य अधूरा होगा। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये दो उपवाक्य के मध्य आते हैं, ये एक वाक्य के बीच में आते हैं, और ये जो होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, ये दो उपवाक्य के मध्य आते हैं, मतलब वाक्य के अंतर्गत ही छोटे छोटे उपवाक्य रहते हैं और वो उन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हमेशा दो उपवाक्य के बीच में आते हैं। तीसरा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो वाक्य के आरंभ में आते हैं, मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय के जितने भी उदाहरण आपने देखे हैं, आप देख लीजिए एक बार। तो ये क्या होता है? वाक्य के एकदम आरंभ में आते हैं, सबसे शुरू में आपको मिलेगा। और यहाँ आप देख लीजिए समुच्चय बोधक अव्यय, ये दो उपवाक्य के बीच आता है। जैसे आज बारिश हुई, मौसम ठंडा हो गया,
ये हो गया एक उपवाक्य, ये हो गया एक उपवाक्य, और इन दोनों के बीच में आया समुच्चय बोधक अव्यय। और संबंध बोधक अव्यय में ये वाक्य के बीच में आता है, दो पदों के बीच में। तो विद्यालय के सामने बगीचा है, तो यहाँ पर विद्यालय एक पद है, बगीचा एक पद है, और इन दोनों के बीच में आ गया के सामने। और यदि इसे हटा दें, अगर इसे हटा दें तो वाक्य के अर्थ ही नहीं बनेंगे। बगीचा, विद्यालय बगीचा है, नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्रयोग आपको करना ही होगा। इसे हटाकर आप वाक्य को शुद्ध नहीं रख सकते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय वाक्य में दो पदों के बीच आता है, समझ में आ गया। और समुच्चय बोधक अव्यय हमेशा दो पदों के बीच आता है, समझ में आया। तीसरा है विस्मयादि बोधक अव्यय, यह हमेशा वाक्य के आरंभ में आता है। और इसके बाद हमारा है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय कैसे पहचानेंगे, तो ये हमेशा क्रिया के ठीक पहले आता है। मतलब एक क्रिया शब्द है, उसके ठीक पहले क्रिया विशेषण शब्द आपको देखने को मिलेगा। इसे हम लोग फिर से देख लेते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कैसे क्रिया के ठीक पहले आता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। तो जहां पर चलता है क्रिया है, उसके ठीक पहले है क्रिया विशेषण शब्द। धीरे धीरे चलता है क्रिया है, उसके ठीक पहले है तेज, मतलब ये क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। यहाँ पर देखिए उसी के भेद है कालवाचक। तो यहाँ पर जाएगा क्रिया है, उसके ठीक पहले विशेषण शब्द है आज। यहाँ पर बैठा है क्रिया विशेषण, ये क्रिया है, और उसके ठीक पहले है छत पर। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। मतलब क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हमेशा क्रिया के ठीक पहले आता है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। संबंध बोधक अव्यय दो पदों के बीच, समुच्चय बोधक अव्यय दो उपवाक्यों के बीच, विस्मयादि बोधक अव्यय वाक्य के आरंभ में, और क्रिया विशेषण अव्यय वो हमेशा क्रिया के ठीक पहले आता है। तो हमारा यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो लास्ट तक, जिन बच्चों ने भी देखा है, मैं 100% गारंटी देकर कह सकती हूँ अब उनको अव्यय से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, वो वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखेगा। वैसे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी जो कर रहे बच्चे हैं, वो भी कम से कम 2 बार वीडियो जरूर देखेगा, ताकि ये ग्रामर का ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यदि फिर भी आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगी। यदि आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मुझे ये आप लोगों से कहना है कि यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इसे लाइक भी करें, और जितना हो सके इसे शेयर करें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों तक मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।